नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान की बात करें तो यह है भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसकी बात करते तो इस मैदान को जब भारत का विभाजन से पहले तो इसे बोलते थे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते थे, लेकिन विभाजन के बाद इसको सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाने लगा, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, व्यास, रावी आदि के मैदान पाकिस्तान में चले गए, जिससे इसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने लगा। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अवसाद जैसे हिमालय नदियाँ अपने साथ जैसे कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि अपने साथ लाएगी और इनका जमाव यहाँ कर देगी, या निक्षेपणात्मक मैदान, तो इसका जमाव होने के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके सामान्य परिचय की, तो वो है इस प्रकार। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, औसत ऊंचाई वो है 150 मीटर। बात करते हैं हम इसकी लंबाई की, वो है 2400 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर। हम इस उत्तर के विशाल मैदान के हम आकार की बात करें कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है धनुषाकार। इसके आकार है धनुषाकार। ये यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन है कि उत्तर का विशाल मैदान कैसा है, तो धनुषाकार है। हमने बात की इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल हमने 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर माना। इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई है 150 किलोमीटर और लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर। और इसकी हमने बात की इसके आकार की, वो है धनुषाकार। अब यदि हम उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे असम की बात करें, असम में तो असम में इसकी चौड़ाई है 90 से 100 किलोमीटर। 90 से 100 किलोमीटर। बात करें हम झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों के पास है इसकी 160 किलोमीटर। राजमहल की पहाड़ियों के पास। अब बात करें हम इलाहाबाद की। पहले बात करें बिहार की, तो बिहार में है 200 किलोमीटर और इलाहाबाद में है 280 किलोमीटर और पंजाब में है 500 किलोमीटर। तो हमने बात की इसकी चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व जाने पर कम हो जाती है। हमने देखा जैसे असम में 90 से 100 किलोमीटर और झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों के पास 160 किलोमीटर और इलाहाबाद में है 200 किलोमीटर और बिहार में 200 किलोमीटर और इलाहाबाद में है 280 किलोमीटर और यहाँ पंजाब में 500 किलोमीटर। तो ये हमने इसकी चौड़ाई की बात की। अब बात करते हैं हम इसके भ्रंश। ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान है। इसके उत्तर में शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान के मध्य एक भ्रंश पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिमालय अग्रभ्रंश। हिमालय अग्रभ्रंश।
जो हिमालय अग्रभ्रंश, शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान को अलग करता है। अब बात करते हैं हम इसको दो भागों में बांटते हैं हम। उत्तर के विशाल मैदान को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक आधार पर इसके विभाजन और सेकंड है प्रादेशिक आधार पर इसके विभाजन। तो भौगोलिक आधार पर हम इसके विभाजन की बात करें तो है इस प्रकार। उत्तर का विशाल मैदान, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक संरचना के आधार पर और सेकंड है प्रादेशिक संरचना के आधार पर। तो हमने उत्तर के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा। फर्स्ट है भौगोलिक संरचना के आधार पर और सेकंड है प्रादेशिक संरचना के आधार पर। तो आज हम बात करेंगे भौगोलिक संरचना के आधार पर। तो उत्तर के विशाल मैदान को भौगोलिक में संरचना है भाबर प्रदेश। फर्स्ट पे आता है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। सेकंड पे आता है तराई प्रदेश, थर्ड पे आता है बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। फोर्थ पे आता है खादर प्रदेश, खादर प्रदेश। इसके भौगोलिक आधार पर इसको चार भागों में बांटते हैं हम। बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। लेकिन इसके बांगर प्रदेश को हम इसमें रेह, बूढ़ और डेल्टा, ये संरचना भी इसमें भौगोलिक संरचना में बनती है। इनका क्रम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का क्रम पूछता है कि शिवालिक हिमालय के गिरिपद में स्थित है बाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, फिर बांगर प्रदेश, फिर खादर प्रदेश। हम बात करते हैं बांगर प्रदेश की। सबसे पहले हम बात करते हैं बांगर प्रदेश की। बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बांगर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसके हम विस्तार की बात करते थे। इसके विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। और इसकी हम लंबाई की बात करते हैं कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 8 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो जैसे माना कि हमने ये हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय। जब नदी हिमालय से जब आएगी तो एकदम तेज प्रवाह के साथ आएगी, तेज प्रवाह होगा तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, चट्टानें आदि अपने साथ बहाकर लाएगी, जो इसके गिरिपदीय भाग में जमा हो जाएंगे ऐसे, या ये जमा हो जाएंगे। कि हम सबको पता है जब नदी तेज़ बहाव से आएगी तो अपने साथ मोटी मोटी चट्टानें, रेत आदि अपने साथ बहा कर लाएगी और वो यहाँ जमा हो जाएंगे। तो बांगर प्रदेश हिमालय के गिरिपदीय भाग में जमा हुए इनके और यहाँ जब नदी आएगी तो ये नदी यहाँ के बीच में ऐसे यहाँ पे आएगी तो ये गुफित हो जाएगी। तो इसे यहाँ ये बोलते हैं कि नदी यहाँ भाबर प्रदेश में गुफित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, कि भांगर प्रदेश में नदी विलुप्त हो जाती है। इसकी एक विशेषता है, भांगर प्रदेश में नदी विलुप्त हो जाती है, नदी विलुप्त हो जाती है। और बात करते हैं इसको शिवालिका जलोढ़ शंकु भी कहा जाता है, शिवालिका जलोढ़ शंकु। भांगर प्रदेश को शिवालिका जलोढ़ शंकु भी कहा जाता है या जलोढ़ शंकु कहा जाता है।
ये बात की हमने भाबर प्रदेश की। अब बात करते हैं हम तराई प्रदेश की। तराई प्रदेश, ये तो हमारा भांगर प्रदेश हो गया, भाबर प्रदेश, ये हमारा इसके दक्षिण में, इसके समानांतर ही फैला हुआ है, इसके दक्षिण में ये तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। यहाँ तो नदी विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब नदी यहाँ नदी आएगी सतह पर, यहाँ नदियों का उद्गार दोबारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ नदियाँ दिखाई देने लगती है, जिससे ये एक दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र। इसके हम कि ये कितना विस्तार में, इसका विस्तार तो इसका विस्तार है 15 से 30 किलोमीटर। और यहाँ ये उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ उत्तर प्रदेश और पंजाब में यहाँ के दलदली क्षेत्र को साफ कर यहाँ धान और गन्ने जैसी फसलें यहाँ उगाई जा रही है। तो ये तो यहाँ फसलें उगाई जा रही है, और ये भाबर प्रदेश में फसलें नहीं उगाई जाती। यहाँ कृषि युक्त क्षेत्र नहीं है, और तराई प्रदेश में कृषि होती है, जिससे ये तो इसका लाभ हो गया कि यहाँ पे कृषि होती है, लेकिन जिसके कुछ लाभ होते हैं उसकी कुछ हानि भी होती है। तो यहाँ ये दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ पनपती है। ये बात की हमने तराई प्रदेश की। अब बात करते हैं हम भांगर प्रदेश की। भांगर प्रदेश, पुराने जलडोल होते हैं, उन्हें हम भांगर प्रदेश कहते हैं। भांगर प्रदेश, पुराने जलोढ़ को हम भांगर प्रदेश कहते हैं। जहाँ नदियों का बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता, उन्हें हम पुराने जलोढ़ कहते हैं। ये जैसे मानो ये नदी है, या ये नदी आ रही है ऐसे, ये पास वाला हो गया यहाँ पे तटबंध, प्राकृतिक तटबंधन। तो नदी आएगी जब बाढ़ आएगी, बाढ़ तब आती है जब ये प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं, तो ये बाढ़ आएगी। लेकिन ये बाढ़ आएगी तो इसका पानी यहीं तक रह जाएगा, आगे इसका विस्तार नहीं होता, जिससे इसे पुराने जलोढ़ कहते हैं। यहाँ इसको उच्च भूमि भी कहते हैं, उच्च बेसिन कहते हैं। यहाँ